ईरा को नहीं समझ आया कि ध्रुव उस काले चमकदार पत्थर को क्यों खरीदना चाहता था। बाजार में घूमकर थक चुकी ईरा ने कहा, ध्रुव, अगर अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई हो तो क्या हम घर चलें? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईरा की तरफ देखा और हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। ध्रुव मनी मन खुद से कहने लगा, आखिरकार अब वो दिन करीब है जब मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में ध्रुव और ईरा शौर्य महल पहुंच गए। ईरा के अपने कमरे में जाने के बाद ध्रुव सबसे ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, आचार्य देखो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गया जो आपने मुझसे लाने को कहा था। ध्रुव के इतना कहते ही उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग की रोशनी तेजी से बाहर निकली, जिसके झटके से ध्रुव जमीन पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर उसने कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने हंसकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर ध्रुव ने थोड़ा बेरुखी से कहा, हाँ ठीक है, वो तो देख ही रहा हूँ। पहले तो खुद ही मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले पल ध्रुव ने अपने बेड के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में कहा, ये देखो, आपने जो जो सामान लाने को बोला था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये जोश देखकर, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। आचार्य के मुंह से ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बात मानते हुए कुछ ही देर में एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आ गया। विदुर ने बाजार से लाए हुए सामान में से कुछ जड़ी बूटियों को उस गर्म पानी में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और तभी अचानक विदुर ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही ध्रुव के कमरे में उसके बेड और उसके टेबल के बीच एक कालीन ने जगह ले ली। उस कालीन पर विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर मेरे सामने बैठ जाओ। आचार्य की बात मानते हुए ध्रुव उनके ठीक सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यान से विदुर को देखने लगा। देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए विदुर की हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगी। अगले ही पल विदुर ने अपने दूसरे हाथ की हथेली को उस आग वाली हथेली के ऊपर रखा। ऐसा करने से वो आग बुझ गई। ये सब देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। तब विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी। ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर में ताकत कितनी है। अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। विदुर की इस बात पर ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंख बंद करते हुए ध्रुव ने वैसा ही किया जैसा विदुर ने कहा और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग जलने लगी। आग की लपटें बढ़ने लगी। तब विदुर ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करो और फिर दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को काबू में करने की कोशिश करो। जैसा विदुर ने कहा ध्रुव वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी हथेली से आग की लपटें और बढ़ने लगी। ध्रुव अब इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। तब विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ध्रुव की हथेली पर रखा और उन आग की लपटों को ठंडा किया। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव से पूछा, तुम ठीक तो हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब विदुर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसमें असफल रहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम आग को भी जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए, फिर भी तुमने अच्छी कोशिश की। अगले ही पल विदुर ने देखा कि ध्रुव उसे बैठे बैठे लहराते हुए नजर आने लगा था। जैसे ही विदुर ने ध्रुव को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। ये देखकर विदुर घबरा गए, क्योंकि ध्रुव कोई साधारण उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टियां कर रहा था। विदुर उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि ध्रुव बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। विदुर ने चीखते हुए कहा, ध्रुव अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ध्रुव। ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत को देखने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव की फिक्र करते हुए आचार्य विदुर ने उसके शरीर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकला। उस धुएं ने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया और देखते ही देखते ध्रुव की दोनों आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। तब विदुर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, बहुत ही अच्छी। खुद से इतना कहने के बाद विदुर ने ध्रुव को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी जिंदगी के एक नए दिन की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की ट्रेनिंग के दौरान वो उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ देर के बाद ध्रुव का ध्यान हरे रंग से भरे हुए पानी के जार पर गया। उस जार को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो शायद वही है जो कल आचार्य गर्म पानी से बना रहे थे। कहीं ये अमृतधारा तो नहीं जिसके बारे में आचार्य ने मुझे बताया था? इतना कहकर ध्रुव उस हरे पानी के जार के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी अंगूठी में से एक आवाज आई, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ध्रुव, ये वही अमृतधारा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल विदुर ध्रुव की अंगूठी से बाहर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और मैंने जो तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उन्हें दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें चमकीले काले पत्थर के बारे में कुछ चीजें बताना भूल गया था, उसे ध्यान से सुनो। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। ये चमकीला पत्थर मार्कस के किसी योद्धा का लगता है। इस पत्थर में क्लास 2 टेक्निक छिपी है जिसका नाम है वैक्यूम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है वो लो है। चमकीले पत्थर की खासियत सुनकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी योद्धा की वैक्यूम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे? ध्रुव को इतना खुश देखकर विदुर ने कहा, अरे रुको जरा। विदुर के इतना कहने पर ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, तुम इस वैक्यूम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। ये बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सोच में डूब गया। तभी विदुर ने उसे वैक्यूम हैंड टेक्निक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात,
पहले तुम्हें अपनी शक्ति को अगले सितारे तक ले जाना पड़ेगा, तभी तुम इस पत्थर में छुपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर ध्रुव हैरानी में पड़ गया। उसे हैरान देखकर विदुर ने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि कभी तुम्हारे हाथ मार्कस के किसी योद्धा की टेक्निक आई थी। विदुर की इस बात पर ध्रुव एकदम से जोश में आकर कहने लगा, आचार्य, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत करने से डरता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस चमकीले पत्थर में जो टेक्निक छिपी हुई है, तुम उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। तब विदुर ने उसे एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? विदुर के ये सवाल पूछते ही ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद कल की ट्रेनिंग के बाद वो अपनी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां तीसरे सितारे से आ चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंदाजा था। ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही विदुर ने उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने जो अमृत धारा बनाई है वो ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से बाजार जाने की तैयारी कर लो। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। क्या मुझे फिर से इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा? ध्रुव की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए विदुर ने कहा, ताकि सारी खूब पता चल जाएगी। फिलहाल तुम फिर से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचो। लेकिन मैं फिर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? तब विदुर ने उसे इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बाबा से इसके लिए पैसे ले सकते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को अपनी किसी मुसीबत के बारे में नहीं बताना चाहता। मेरी वजह से वो पहले से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो एक बार फिर से इरा से मदद ले लो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य, आप ही कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक मैंने इरा को पहले के 1000 सोने के सिक्के ही नहीं लौटाए हैं, और आप हैं कि एक बार फिर से उससे मदद लेने की बात कर रहे हैं। इस पर विदुर ने बेपरवाह होते हुए कहा, देखो, वो तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तुम जो तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंचे हो, ये इस अमृत धारा का ही करिश्मा है। जब तुम ट्रेनिंग के बाद बेहोश हो गए थे तो अमृत धारा के पानी में लेट कर ही तुम्हारा शरीर फिर से ठीक हुआ है। अमृत धारा की खासियत सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो अमृत धारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही विदुर ने कहा, फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें बाजार से उन चीजों को फिर से खरीदना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें कई सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मुझे बार बार एक ही बात मत बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया और इस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में जाकर बैठ गया। शौर्य महल से बाहर निकलते ही ध्रुव को शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों से उसे समझ आ गया कि वहां पर दो योद्धाओं के बीच प्रैक्टिस चल रही थी। ध्रुव ने बिना देर किए अपने कदमों को ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा लिया। कुछ ही देर में वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओहो, तो ये बात है, आज इरा सनी को मजा चखा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड मिसोडोरिया शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त सनी और इरा के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। सनी ध्रुव का बहुत दूर का भाई था। सनी और ध्रुव में ज्यादा बनती भी नहीं थे। सभी लोग तालियां बजाकर सनी और इरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच सनी ने इरा के मुंह पर मुक्के से जोरदार वार किया, लेकिन इरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे सनी के पैर पर पलटवार किया। इस वार से सनी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह पर धूल का गुबार नजर आने लगा। तब इरा ने उससे कहा, क्यों, कैसी रही? जमीन पर पड़े सनी से इतना कहते हुए जैसे ही इरा ने सामने देखा तो उसे ध्रुव नजर आया। वो ध्रुव के पास पहुंच गई और उसे गले लगाने लगी। ध्रुव के शरीर को देखकर उसे बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके शरीर में जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो शक्ति के चौथे सितारे के हैं। तब इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इरा के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने आप को देखना शुरू किया। तभी इरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी शक्ति का एक सितारा बढ़ा लिया है। ध्रुव और इरा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया।